हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। जो हम टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है अस्थमा। अस्थमा कैसे होता है, क्या होता है, इसका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा और इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्थमा, देखिए हम एक केस लेके आ रहे हैं। केस में क्या है, आपके पास एक पेशेंट आता है जो 25 ईयर ओल्ड क्या है, मेल है, विथ लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा। मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से ही डायग्नोसिस कर दिया है, लेकिन मेनली जो केस हिस्ट्री रहता है उसमें आपको सिम्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आपको ये डायग्नोसिस करना रहता है कि पेशेंट को क्या है। बट इस पर चलिए डायग्नोसिस किया हुआ है कि पेशेंट को क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है। इज एडमिटेड विथ 2 डे हिस्ट्री ऑफ डिप्सनिया एंड वीजिंग। और इसको क्या है, क्यों ये एडमिट हुआ है, तो उसको हिस्ट्री ऑफ डिप्सनिया और वीजिंग है। ठीक है। ही हैज़ बीन अनेबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ कफ एंड वीज। वो रात में सो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कफ और वीजिंग हो रही है। और वो क्या करता है, इनहेलर के लिए दौड़ता है जब भी उसको कफ और वीजिंग होता है। एग्जामिनेशन में क्या पाया है कि ये रेस्ट पे भी क्या है, डिस्पिनिया है। और एग्जामिनेशन में ये भी पाया है कि इसका रेस्पिरेटरी रेट 28 है। जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 से 16 होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% है। तो कितना कम है ये सब हम वीडियो से में आगे बताएंगे। देयर इज रेड्यूस बट इक्वल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट विथ ऑडिबल वीजिंग। कह रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दोनों में ऑडिबल वीजिंग आ रही है। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा एक्सरे से पता चला है। तो पेशेंट को क्या दिया गया है, नेबुलाइजर दिया गया है। अब नेबुलाइजर क्या होता है ये भी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। एंड पुट ऑन 60% ऑक्सीजन। और उनको उसको क्या पे रखा गया है, 60% ऑक्सीजन पे रखा गया है। इसका आर्टेरियल ब्लड गैस शो क्या करता है, इसका पीएच है जो 7.53 है। PaO2 क्या है, 11 kPa है। PaCO2 कितना है, 3 kPa है। ये है। तो अब चलिए देखते हैं केस हिस्ट्री को हम कैसे डायग्नोसिस और क्या लिखेंगे। तो पहले इसका ये साइलेंट फीचर क्या है, तो इसका साइलेंट फीचर, इसका एज है 25 ईयर ओल्ड और क्या है, सेक्स मेल है। और इसका चीफ कंप्लेंट क्या है, क्यों पेशेंट एडमिट हुआ है, तो उसको लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है विथ 2 डेज डिप्सनिया और वीजिंग की प्रॉब्लम का। अब इसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या है, पेशेंट क्या हुआ, एडमिशन से पहले उसको क्या पता चला है कि एडमिट होने से पहले उसको लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है, उसके साथ साथ उसको डिप्सनिया और वीजिंग भी होता है और वो रात में सो नहीं पाता ड्यू टू कफ एंड वीजिंग। इसमें उसने कोई भी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या बताया गया, रेस्पिरेटरी रेट 28 है, लेकिन मेनली जो रेस्पिरेटरी रेट, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 से 20 के बीच में रहता है। तो क्या है, ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, मतलब उसके शरीर, जो पेशेंट है उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, 90%, मेनली 95 से 100 के बीच में रहना चाहिए। पीएच कितना है, 7.53, नॉर्मल होता है 7.38 से 7.42। अगर 42 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 11 किलो पास्कल, और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 10.5 टू 13.5 किलो पास्कल। मतलब जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल के अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 3.5 kP पास्कल, मतलब कि नॉर्मल होता है 5.1 से 5.6, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3.5। मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कमा हुआ है। उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट भी सही है, सेचुरेशन भी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्लाइड में। तो हमें तो पता चल गया कि ये क्या है बीमारी, तो क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है। अब रिव्यू ऑफ सिस्टम में हमने क्या पाया कि जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो इक्वल है, बट उसमें क्या है, ऑडिबल वीजिंग है। अब तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या करेंगे, इसका मतलब कि ऐसे अगर पता है ना कि अस्थमा है, अगर आपका अस्थमा नहीं है और आपके पास कोई पेशेंट आया कि आपको डिप्सनिया है, वीजिंग है, दोनों चेस्ट
रेड्यूस कर गया है, लेकिन दोनों में इक्वल एक्सपेंशन है और विथ ऑडिबल वीजिंग है। तो क्या होगा, तो पहला हम ये जो मिलता जुलता डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें रूलिंग इन फैक्टर ये है कि इसमें डिस्पनिया और वीजिंग होती है, लेकिन रूलिंग आउट फैक्टर क्या है, उसमें ऑडिबल साउंड वीजिंग का होता था, लेकिन इसमें एस्ट्रीडोर का होता है, और ये मेनली लार्ज एयरवेज के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। दूसरा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के कारण होता है। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस फैक्टर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। इसमें बीजिंग होती है, लेकिन रूलिंग आउट फैक्टर क्या है कि इसमें ये वेस्कुलर क्रैकल्स होते हैं, लेकिन वो हमारा अस्थमा में नहीं होता है। वोकल को डिसफंक्शन, इसमें भी रूलिंग इन फैक्टर है वीजिंग, लेकिन रूलिंग आउट फैक्टर क्या है कि इसमें ये क्या होता है, हिस्टेरिकल कन्वर्जन सिंड्रोम होता है, जो उसमें नहीं होता है। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हम ड्रग थेरेपी देंगे। 2 तरह का ड्रग थेरेपी दिया जाता है, एक ब्रोंकोडायलेटर। डायलेटर क्यों, डायलेटर जैसे कि वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कारण जो ये एयरवेज ट्रैक क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर कह देते हैं। तो क्या लिखा हुआ, रैपिड रिलीफ एज सिम्टम थ्रू रिलैक्सेशन ऑफ एयरवेज। और कंट्रोलर क्या है, जो इनहिबिट करता है इन्फ्लामेशन को। तो हम मेनली कौन सा ड्रग्स देते हैं, तो बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ट्रीमल और पल्पेशन है। तो इसको हम क्या की तरह यूज करेंगे, एज इनहेलर। वो जो इनहेलर लेके चलते हैं अस्थमा के पेशेंट, तो उसमें क्या रहता है, बीटा 2 एगोनिस्ट रहता है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम सावा देखेंगे, लावा देखेंगे। अब ये सावा लावा होता क्या है, सावा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लावा मीन्स लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जब माइल्ड केसेज होंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, ये सावा दिया जाएगा। सावा में कौन सा, एल्बुटोरॉल और तरबुटालाइन ये देंगे। ये कितना देर तक अफेक्ट करेगा, 3 to 6 आवर तक अफेक्ट करेगा। क्या, एल्बुटोरॉल और तरबुटालिन, ठीक है। अब जो लावा है ये तो ज़्यादा टाइम तक अफेक्ट करेगा, तो ये कौन सा ड्रग्स इसमें लेंगे, तो सेल्मिथ्रोल और फॉर्मोथ्रोल लेंगे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट गिवन इन द एब्सेंस ऑफ ICS थेरेपी, मतलब जब ICS थेरेपी नहीं होगा तो ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ICS थेरेपी क्या होता है, तो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, बिकॉज इट डज नॉट कंट्रोल इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये कंट्रोल इन्फ्लामेशन को नहीं करता है। और भी कोई जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या है, तो एंटीकोलिनर्जिक, ये वंस डेली लिया जाता है, मतलब हर दिन एक लिया जाता है, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इफ़ नॉट कंट्रोल बाई ICS और लावा कम्बिनेशन। ये एंटीकोलिनर्जिक कब दिया जाता है, जब हम पहले सावा देते हैं, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर लावा देते हैं, कंट्रोल नहीं हुआ, तो सावा लावा दोनों साथ में देते हैं, तब भी कंट्रोल नहीं हुआ तो एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो OCS देते हैं, मतलब ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कितना देते हैं, 30 to 40 mg देते हैं वंस डेली फॉर 5 to 10 डेज। अब क्या कह रहा है कि अगर anti-IgE होगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, ओमालीजुमाब देना पड़ेगा। स्टेप वाइज थेरेपी चलता है। माइल्ड और इंटरमीडिएट अस्थमा के लिए सावा दिया जाता है। क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड 20 माइक्रोग्राम विद ऑफ बाइक्लोरोमिथाजोन डायप्रोपियोनेट के साथ 3 मंथ दिया जाता है। लावा के बाद क्या दिया जाता है, पहले सावा, फिर ICS, फिर लावा, फिर OCS मतलब ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए ये स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। सावा दिया जाता है रिलीफ करने के लिए सिम्टम को, फिर दिया जाता है OCS, फिर लावा ICS, फिर लावा ICS दोनों साथ में, फिर तीनों को मिला के दिया जाता है। स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ अस्थमा अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ अस्थमा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस सेंसिटिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉजेज रिलैक्स ऑफ मसल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक,
टेस्ट कौन कौन सा किया जाता है, तो स्पिरोमेट्री, मिथाकोलिन, चैलेंज टेस्ट, एक्सहेल्ड NO2 टेस्ट, एक्सरे फॉर लंग, ब्लड टेस्ट फॉर चेकिंग WBC, ब्लड सेल फॉर चेकिंग इस्नोफिल एलिवेटेड IgE लेवल और स्किन टेस्ट। अब यहाँ पर ओवरऑल दिखाया है। ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं कि रिलीफर क्या होता है, सवा होता है, ये रेस्क्यू करता है इनहेलर की तरह, ठीक है। कंट्रोलर क्या होता है, लावा होता है। रिलीफर ये सावा, कंट्रोलर लावा जो एवरी दे दिया जाता है। प्रिवेंटर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब जो IgE लेवल बढ़ाता है वो कौन सा इंटरल्यूकिन होता है, तो 13 से 14, और जो इस्नोफिल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है वो उसमें कौन सा होता है, तो 5, ठीक है। अब मास्ट सेल इज स्टिमुलेटेड बाई, जो मास्ट सेल जो रिलीज करता है हिस्टामिन को, जिसके कारण ये सेंसिटिविटी होती है, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के कारण होता है, ठीक है। एटोपिक ट्रायड याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। एटोपिक ट्रायड में क्या होता है, अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जी राइनाइटिस, ठीक है। न्यूट्रोफिलिक अस्थमा ज़्यादा सीवियर होता है देन TH2 एंड इस्नोफिलिक अस्थमा। TH2 क्या होता है, तो TH2 के कारण ही हमें अस्थमा मिलता है। T हेल्पर सेल 2, ठीक है। अब ये क्या कौन सा टर्म लिखा है मैंने, तकुर्स मैन लिखा है। ये क्या होता है, एक ऐसा म्यूकस प्लग जिसमें क्या होता है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब कि इसमें है ना ऐसे हल्का हल्का कुछ लगेगा कि फाइबर टाइप का है। ये क्या होता है, कास्ट फ्रॉम स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, कार्कोलेडेन क्रिस्टल, ये नीडल लाइक का होगा, और ये क्या होगा, इस्नोफिल के ब्रेकडाउन के कारण होता है, ठीक है। अब अस्थमा अटैक क्या होता है, जब सिम्टम एकाएक क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, तो ये अस्थमा अटैक होंगे। मे बी म्यूकस इन नेक बिटवीन रिब्स टू हेल्प ब्रीथ। अब इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी म्यूकस ये क्या हो जाएगा, मे बी मसल्स इन नेक एंड, अब इसमें हेल्प में कौन मदद करेगा, अब तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो मसल्स हेल्प करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्रोनिक डिजीज समटाइम डेली और समटाइम मंथली। क्रोनिक डिजीज जो कभी कभी डेली हो और कभी कभी मंथली हो, तो कफिंग में भी ओनली सिम्टम में भी वर्स एट नाइट। तो इसमें क्या होता है, जिसे सिम्टम ही है और रात में क्या हो जाता है, वर्स हो जाता है। चेस्ट टाइटनेस होता है और वीजिंग, हाई पिच्ड वीजिंग होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया है, रिलीफर, कंट्रोलर और प्रिवेंटर वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसे नॉर्मल में हम देंगे ब्रोंकोडायलेटर, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, और शॉर्ट एक्टिंग सीवियर में देंगे डेली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग एक्टिंग और लिकोट्राइन, और वेरी सीवियर में देंगे लिकोट्राइन, इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मैग्नीशियम सल्फेट और ऑक्सीजन थेरेपी। अब ये मेनली बताया है किस किस चीज़ों से हमें एलर्जी होती है, तो पोलन ग्रेन से, डस्ट माइट से, मोल्ड से, कॉकरोच, ये सब क्या है हमारे अंदर एलर्जी ला सकते हैं। कभी कभी सिगरेट स्मोक से भी, डस्ट पार्टिकल से भी और मोल्डिंग से भी। जब एलर्जी होया हुआ रहेगा तो कहाँ पे होता है, मेनली नोज में होती है। और जब साइनस होगा तो हमारा साइनस जो मैक्सिलरी और यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, हेडेक होता है। डेली एक्टिविटी, अगर जब नॉर्मल आपका रहेगा नहीं, अगर आपका सीवियर रहेगा तो क्या होता है, डेली एक्टिविटी आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्यूक रिलीफ मेडिसिन लेंगे बहुत बार, दिन में 5-6 बार ले लेंगे। कंट्रोलर मेडिसिन मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। ये होता है कब, जब आपका सीवियर हो जाए तो आपका वर्क बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन क्या होता है, जब मॉडरेट होता है तो 50% आपका अफेक्ट होगा, मतलब आपको इन्हेलर लेना पड़ेगा लेकिन डेली लेना पड़ेगा, और कंट्रोलर 1 से 2 टाइम्स पे। और जब डेली ये माइल्ड रहता है तो स्लाइटली इफेक्ट होता है, आप वीकली 2 बार ले सकते हैं, और कंट्रोलर मेडिसिन हर दिन लेना पड़ता है, ठीक है।
और 100% सही रहे तो कुछ नहीं होगा। सिम्टम्स एस्पायरोमेट्री रिजल्ट आर नॉर्मल एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल। ठीक है, ये वही बता रहा है, अब उसी के बेसिस पे बता रहा है। अब बता रहा है कि हाउ सीवियर इज योर अस्थमा, अस्थमा कैसे सीरियस होगा। तो मुद्रेत में देखिए आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरी तरह ओपन है। ठीक है, इंटरमिटेंट में आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे पूरी तरह ओपन है। माइल्ड में थोड़ा क्लोज हुआ, क्यों? म्यूकस का वहाँ पर क्या हो गया, म्यूकस का वहाँ पे क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया और इन्फ्लामेशन ऑफ द ये ब्रोंकी हो गया। मॉडरेट में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया, सीवियर में देखिए बहुत ही कम म्यूकस उससे जा रहा है और बहुत ही छोटा क्या हो गया, नैरो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अस्थमा सीवियर हो जाता है। ये सब वही हैं जिसके कारण ट्रिगर फैक्टर है जिसके कारण अस्थमा होता है। ये मेनली जेनेटिकल भी हो सकता है, मेडिकल के कारण भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है और फैमिली हिस्ट्री में भी आ सकता है। इसलिए अस्थमा में आपको सतर्कता की ज़रूरत है। इसमें मेनली क्या हमें देखना है, हमें जिस कारण से अस्थमा है उस ट्रिगर को क्या करना रहेगा, उस ट्रिगर से दूर होना होगा। क्योंकि ये जो अस्थमा है ये सब क्या होता है, इसका परमानेंट इलाज नहीं होता है। इसे हम कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसी बात पे बाय बाय, टेक केयर, सी यू।